हो गया। चैप्टर नंबर 2 इस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर नंबर 1 है। इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, अगर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट के नाम से चैप्टर होता है। एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 जिसको बोलते हो। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कोई बातें नहीं होना चाहिए एकदम सीरियसली इसको। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 2 से 3 पेज छोड़ के सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट। और मंडे को डिस्कशन होगा, तब तक कि 2-3 दिन का टाइम है। आप अच्छे से सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, जो बन रहा है उसको टिक करो, जो नहीं बन रहा है उसको फिर टिक करके रखना। टेस्ट 10 तारीख को है ना? अच्छा, ये वाला अभी पोस्टपोन कर देते हैं ना? हाँ, टेस्ट देना है। चलो मंडे के बाद करते हैं। लेक्चर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो बेटा, ये वैसे चैप्टर नंबर 1 है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या। जैसे आप कहीं पे भी बैठोगे ना, तो वो बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या करते हो, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बोलेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो बोलेंगे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। तो फिर उनका पहला क्वेश्चन वही होगा कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायो क्या होता है। जनरली ये लोग पूछते हैं ना। तो केमिस्ट्री होता है क्या, आप लोगों को पता है? व्हाट इज केमिस्ट्री? चलो, तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चन लिखो तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 पहले। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। या फिर इसको मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? लिखो। इट इज, लिखो, लिखते रहो। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals about what deals about math, in which we deals about structure, structure, composition, structure, composition, preparation, and properties of matter. It is the branch of science in which we deals about structure, composition, preparation and properties of matter. मैटर का मतलब क्या होता है हर किसी को पता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई, एवरीथिंग इज द मैटर। तो पहला हो गया व्हाट इज केमिस्ट्री। सेकेंड, देखो बेटा, ये जो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर क्लास 9th में भी पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो और 11th में भी।
लेकिन जो 9 10 से थोड़ा सा ये अलग हो जाता है मैटर, तो वो भी मैं, तो सबसे पहला हेडिंग है इस चैप्टर का, दिस इज द मैटर। फर्स्ट इज द मैटर। नहीं लिखे हो? फर्स्ट हेडिंग इज द मैटर। It is the branch of science in which we deals about structure, composition, preparation and properties of matter. First heading is the matter। तो एक बार पहले टेबल इसका बना लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस। तो बेसिकली मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, साथ में लिखते चलो। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लास। फिजिकल में 3 पार्ट होते हैं, होने को तो प्लाज्मा भी होता है लेकिन। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, और ये क्या हो गया, गैस। केमिकल में 2 पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट इज द मिक्सर, सेकेंड प्योर सब्सटेंस। फिर मिक्सचर में 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस में भी 2, एलिमेंट एंड कंपाउंड। कौन सी क्लास में पढ़े हो ये सब? अच्छा, ये देखो, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्या, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और देखना मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों से नहीं बन पाएंगे। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पहले एक बार भी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं फिर उसको। मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल, सॉलिड लिक्विड गैस। केमिकल में मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे पार्ट को, और इस पे क्वेश्चन भी मैंने बोला है कि देखो हर पार्ट पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं भी कराऊंगा। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? हो गया? इतना बेसिक चीजें में मैटर को 2 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में 3 पार्ट, सॉलिड लिक्विड गैस। केमिकल में 2 पार्ट, मिक्सर, प्योर सब्सटेंस। मिक्सर में 2 पार्ट, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स, कंपाउंड। एलिमेंट्स में भी कितने होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, फिर मेटेलॉइड्स। फिर कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो बहुत ऐसे उसको बढ़ा सकता है। चलो बेटा, आप डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पार्ट उठाते हैं, फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहला है मैटर। फर्स्ट हेडिंग इज द मैटर।
मैटर का मतलब क्या होता है? हम भी मैटर है, आप भी मैटर हो, ये बोर्ड भी मैटर है, एवरीथिंग इज द मैटर। ठीक है, मतलब एनीथिंग विच हैज मास, which has mass and occupies space. Anything which has mass and occupies space are called matter. एग्जाम्पल बताइए फटाफट। सब कुछ मैटर है, पेन, बुक, चेयर, एटसेट्रा, एवरीथिंग इज द मैटर। एटसेट्रा मतलब सब कुछ मैटर है। अब बेटा देख रहे हो कि मैंने बोला सब कुछ मैटर है, ठीक है, मतलब जिसके पास कुछ ना कुछ मास है और वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो मैटर होता है। ऐसी भी कुछ चीजें होती है जिसको नॉन मैटर में काउंट करते हैं, उसका आप बता सकते हो? नॉन मैटर का एग्जांपल बता सकते हो? जो हम सोचते हैं, थॉट्स हो गया, इमोशंस हो गया, फीलिंग हो गया, मेमोरीज हो गया, ये सब क्या है? नॉन मैटर। तो ये भी लिख लो, नॉन मैटर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थॉट, इमोशन, फीलिंग, लव, मेमोरीज, ये सारे होते हैं नॉन मैटर। मैटर को छोड़ के जिसको हम लोग नॉन मैटर में काउंट करते हैं, दिस इज द नॉन मैटर। थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग, मेमोरीज। हो गया? वैसे तो ये सब आता होगा तुम लोग को, लेकिन नोटबुक में सब कुछ होना चाहिए, नोटबुक एकदम प्रॉपर तरीके से। अब बेटा नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हेडिंग इज द, लिख लिया इसको? तुम लोग बहुत स्लो लिखते हो। हो गया बेटा? नेक्स्ट, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर में दो पार्ट थे। टाइप ऑफ मैटर, तो पहला जो था, दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन देखो बेटा, अब चलो इस पे थोड़ा चीजों को डिस्कस करते हैं। किसी भी चीज के बारे में फिजिकल क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। ठीक है, सपोज करो इस मार्कर के बारे में बोलेगा कि इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन बताओ, ठीक है, या इस बोर्ड का फिजिकल क्लासिफिकेशन बताओ। किसी भी चीज के बारे में फिजिकल क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है विच एग्जिस्ट फिजिकली। फिजिकली का मतलब क्या है? जैसे इसको फिजिकली हम लोग कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट हैज ब्लैक कलर, फिर इसकी हाइट क्या है, फिर उसके बाद इसका वेट कितना है, ये सारा उसको फिजिकली डिफाइन कर रहा है। अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पूछूंगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा इंक यूज किया, वो इंक कैसे बना, वो सारा क्या हो गया? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है विच एग्जिस्ट फिजिकली। विच एग्जिस्ट फिजिकली, उसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में थ्री पार्ट थे, कौन कौन सा था बेटा? एक तो सॉलिड है, दूसरा क्या है बेटा? लिक्विड है। ये आगे चल के एक एक चैप्टर हो जाता है, तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ोगे। सॉलिड स्टेट क्लास ट्वेल्थ में सबसे फर्स्ट चैप्टर है। लिक्विड स्टेट क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर है। गैसियस स्टेट क्लास इलेवेंथ का फोर्थ चैप्टर है। तो उसमें हम सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी इसको डिफाइन कर लेते हैं। जो मैटर होता है, मैटर कैन एग्जिस्ट थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं शेप की बात करूं,
सॉलिड का शेप क्या होता है बताइए तो। चलो बेटा, अभी हम क्या करने वाले हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। आगे चल के ये एक एक चैप्टर हो जाएगा तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ये क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर, ये इलेवेंथ का फोर्थ चैप्टर है। तो उसमें बहुत अभी बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ शेप बताओ क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वेरी गुड। और लिक्विड का, लिक्विड का शेप साइज वॉल्यूम बताओ। ये क्या होता है बोलो, नॉट फिक्स्ड। और ये बताओ, ये भी गैस का भी क्या होता है, नॉट। ये तो हो गया शेप, साइज फिक्स्ड होता है। बोलो सॉलिड का साइज तो फिक्स है, जैसे ये है, ये सॉलिड, ये भी एक तरह का सॉलिड है, तो इसका जो साइज है वो फिक्स है, मतलब ये नॉन कंप्रेशबल होता है। ठीक है, मतलब जो साइज में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये बताइए लिक्विड, नॉट फिक्स्ड। और गैस का, नॉट फिक्स्ड। अब बताइए वॉल्यूम, फिक्स्ड होता है। और इसका बताइए, फिक्स्ड। और ये नॉट फिक्स्ड। तो देयर आर थ्री टर्म्स विद द हेल्प ऑफ शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसको बना लो बेटा जल्दी से। देयर आर थ्री फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस, विद द हेल्प ऑफ शेप, साइज एंड वॉल्यूम। आगे चल के देखो, सॉलिड है तो सॉलिड्स के बारे में बहुत कुछ कमेंट कर सकते हो। सॉलिड जो होता है हार्ड होता है, रिजिड होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। टाइप्स ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन में थ्री टर्म्स थे, देखो सारे टर्म्स हम फटाफट लिखते चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। लिख लिया बेटा। बॉयज का नोटबुक अच्छा है कंपेयर टू गर्ल्स, मतलब ये सब अच्छा नोटबुक बना रहे हैं, एकदम सजा सजा के लिख रहे हैं। हैं? ये लोग प्रिपेयर करके आते हैं ना, जैसे के लिए पहले से ही वो प्रिपरेशन चलता है ना। हैं? सारे बॉयज का नोटबुक अच्छा है। हैं? नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन जल्दी जल्दी लिखते चलो, ये सब बहुत बेसिक चीजें है। विच एग्जिस्ट केमिकली, विच एग्जिस्ट केमिकल। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज द मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इसको हिंदी में मिलावट बोलते हैं। मिक्सचर का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन
जल्दी जल्दी लिखते चलो, ठीक है। मिक्सचर। फिर इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस को हिंदी में बोलते हैं घुलनशील। घुलनशील। चलो बेटा, अब इसका डेफिनेशन फटाक से लिखते हैं। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। वो डिफाइन करना होगा कि कौन सा हेट्रो है, कौन सा होमो है। होमोजेनियस क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे एग्जांपल बताओ पहले। होमोजेनियस का कोई एग्जांपल बताइए। हाँ? हम्म, ये बोल रहे हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन। चलो इधर देखो। अब इस पर डिस्कशन क्योंकि लंबा चलेगा, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आपको बताऊंगा होमो हेट्रो। पहले यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद तुम लोग बेसिक पढ़े होगे, रट के पढ़े होगे, तो वो काम नहीं चलेगा। होमोजेनियस पे आके स्टॉप हो जाओ। होमोजेनियस मिक्सर। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? चलो अब ध्यान से सुनो, इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, है तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन देखो डिस्कशन करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जो फर्स्ट होता है, दिस इज द होमोजेनियस, सेकंड इज द हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, हेट्रो के भी होते हैं, लेकिन अभी आपको क्लास 11th में कौन सा फॉलो करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। होमोजेनियस का आप बताओ, जो 9 10th में पढ़े हो, यूनिफॉर्म मिक्स्ड, यही पढ़े हो ना, और क्या पढ़े हो? और बताओ। चलो देखो अभी तक। सॉल्ट प्लस वाटर। मैंने पूछा एग्जांपल बताओ होमो का, तो आपने बोला सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स करोगे, एक तरह का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आप चाहते हो कि मैं अपना सॉल्ट वापस ले लूं, वाटर वापस ले लूं, फिजिकली पॉसिबल है? मतलब क्या होता है कि एनी सॉल्यूशन विच वी कैन नॉट सेपरेटेड फिजिकली इज कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन एक बार मिक्स हो गया, बन गया, अब उसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो इजिली, या फिजिकली जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि अपने पास क्या सैंड प्लस वाटर है, तो सैंड और वाटर को मिक्स करोगे तो ये भी एक तरह का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब तुम चाहते हो कि नहीं, मैं अपना सैंड बहुत इजिली वापस ले लूं, वाटर बहुत इजिली, तो ये इजी प्रोसेस है, तो ये किस में आ जाएगा? हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है, फिर से ध्यान से सुनो इसका डेफिनेशन। एनी सॉल्यूशन विच वी कैन नॉट सेपरेटेड फिजिकली इज कॉल्ड होमोजेनियस। तो इसका डेफिनेशन लिखो पहले होमो का। एनी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन which which we can not separated, we cannot separated physically, physically is called homogeneous. Any solutions which we cannot separated physically is called homogeneous mixture. Homogeneous mixture मतलब कोई भी सॉल्यूशन जिसको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फिजिकली सेपरेट। देखो आजकल तो सब कुछ सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, लैब प्रोसेस से, लेकिन फिजिकली जिसको इजिली सेपरेट नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं होमोजे। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो आप बताइए? बोलो। शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। चलो लिखो इसको।
अभी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तो पहले बेसिक चीजें हो जाए। होमोजेनियस का डेफिनेशन लिख लो, फिर एग्जांपल लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग इज द हेट्रोजेनियस। बातें नहीं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग हेट्रोजेनियस, लिख लिया ना? अरे तो लोग, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इस पूरा इसी में टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो फिर इसको तो फास्टली कर लेना चाहिए था। नाइन्थ में पढ़े हो, टेंथ में पढ़े हो, इलेवेंथ में भी पढ़ रहे हो, तुम लोग को तो एकदम बोलना चाहिए कि सर इसको स्किप कर दीजिए। हाँ, फिफ्थ में भी पढ़े हो? फिफ्थ में पढ़े हो लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस, लिख लिया ना? नेक्स्ट हेडिंग इज द हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस उसी का ठीक अपोजिट लिखो, एनी सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी लिखो। एनी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन विच वी कैन सेपरेटेड फिजिकली। Physically, any solution which we can separate it physically is called heterogeneous. Example: sand plus water equal to solution. दूसरा एग्जाम्पल बताइए। ऑयल प्लस वाटर। बातें नहीं बेटा। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी लिखते चलो। बस ये पूरा टॉपिक एक बार आपके नोटबुक में होना चाहिए, डेफिनेशन सारा होना चाहिए। तो बेटा देखो, मिक्सर के दो दो पार्ट्स होते हैं, होमो और हेट्रो, ये हो गया। नेक्स्ट इज द प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो पार्ट होते थे, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जैसे गोल्ड है, कॉपर है, वो 100% प्योर तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपन मान लेते हैं। मतलब क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ कंपोजिशन, ओनली वन टाइप ऑफ कंपोजिशन, ओनली वन टाइप ऑफ कंपोजिशन, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें दो पार्ट होता है। फर्स्ट इज द एलिमेंट। दस, अब इसका डेफिनेशन कौन बताएगा एलिमेंट का, बताओ तो। द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। which is made up of one type of atom. एग्जाम्पल, एलिमेंट में मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, जो एक ही टाइप का, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, एफई हो, ये सारे क्या है? एलिमेंट है। कंपाउंड, कंपाउंड का डेफिनेशन बताइए।
द सबस्टेंस which is made up of two or more than two or more atom, दो या दो से ज्यादा एटम को जो मिक्स करते हैं तो दिस इज द कंपाउंड। अब उसके बाद इसका एग्जांपल जैसे HCl है, HCl में तो दो ही एलिमेंट एटम है लेकिन वो कंपाउंड में काउंट होता है HCl। और ये क्या हो गया H2O, CO2, ये सारे क्या है कंपाउंड। तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। तो ये देखो सारे पार्ट हो गए मैटर वाले। मैटर को दो पार्ट में, पहले मैटर का डेफिनेशन लिख लिया, फिर दो पार्ट्स में फिजिकल केमिकल। फिजिकल में थ्री पार्ट थे, सॉलिड लिक्विड गैस, वो भी हो गया। फिर उसके बाद केमिकल में दो पार्ट थे, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में दो पार्ट थे, होमो हेट्रो, वो भी हो गया। प्योर सब्सटेंस में दो पार्ट्स थे, एलिमेंट्स कंपाउंड। क्लियर है बच्चे? अब देखो बेटा इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये टॉपिक कहने के लिए बहुत इजी है लेकिन मैं आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन करें। इसको लिख लिया? लिखो लिखो फास्ट। आज आधे घंटे मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मुझे, आधे घंटे। ठीक है, तो जल्दी से ये कंप्लीट कर लेते हैं और आधे घंटे ये जो ये चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है, अभी तो ये बेसिक चीजें चल रही। हो गया बेटा? अब एक दो क्वेश्चन मैं खुद से फ्रेम किया वो करा रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डिफाइन होमो और हेट्रो। पहला, फर्स्ट ब्लड, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग अपने हिसाब से। दूसरा मिल्क, आधी जनता साफ हो जाएगी मुझे पता है ना। तीसरा डस्ट प्लस वाटर। फोर चॉक प्लस वाटर। चॉक प्लस वाटर। फिफ्थ, बातें नहीं बेटा। इंक प्लस वाटर। सिक्स, वुड प्लस वाटर। वुड प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर। बेंजीन प्लस वाटर। बोलो कितने लोगों का हो गया? हो गया? ये रफ है या फिर कैसे? अच्छा ठीक है, लिखना है फिर पूरा अच्छे से। ये देख कुछ। हाँ और क्या। क्यों बेटा, टॉपिक टॉपिक तुमने कर लिया तो उस पर क्वेश्चन भी तो होना चाहिए आपके नोटबुक में। हो गया बेटा? बहुत सारे बच्चों का ये फोन बेटा मेरे को देगा। रख दे जल्दी अंदर, फोन किसी का दिखना नहीं चाहिए, मैं देखो दो बार बोल चुका हूँ। कितने लोगों का हो गया? चलो देखते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी इसका आंसर बोलो अब। ये बताओ, पहला है ब्लड। होमो कितने लोग बोल रहे हो? रेज योर हैंड्स।
हेट्रो कितने लोग बोल रहे हो? हेट्रो इज द राइट आंसर। इसका रीजन क्या है देखो, डिस्कशन। ध्यान से सुनो। बेटा बात सुनो। ब्लड क्यों होता है, कैसे हेट्रो होता है? ब्लड तुमको लग रहा है कि लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। वो कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो। पहला सारे बच्चों का आंसर गलत आ गया। मिल्क। मिल्क भी तो क्या, होमो हेट्रो? इसका राइट आंसर सुनो। इसका राइट आंसर हेट्रो है। सुनो क्यों, ध्यान से सुनो। कोलाइडल फॉर्म, जब तुम मिल्क को हीट करोगे तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कोलाइडल फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको हेट्रो देखो। इसलिए मैं, मुझे पता था ना, अभी तुमको लग रहा है आगे चल के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक पे मैंने बना के रखा है, अभी कराऊंगा। डस्ट प्लस वाटर, हेट्रो। ये बताइए, चॉक प्लस वाटर। चॉक जो होता है बेटा वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा। इंक प्लस वाटर, होमो। ये वुड प्लस वाटर, हेट्रो। ये बताइए, हेट्रो। और ये बेंजीन। बेंजीन किसको बोलते हैं पता है? बेंजीन का कॉमन नेम, ये ऑयल टाइप्स का होता है, इसको ऑयल ही होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेट्रो। बेंजीन जो होता है ये ऑयली होता है, C6H6। सर इस पे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, सही बात है। अरे चार पांच पार्ट है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन अब देखना तुमको, अब देख मैं तेरे लिए बोलो बोलो। सॉल्ट देखो, वो तो हो गया फिजिकली, वो तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर को जो बहुत इजीली हो जाए। फिर अरे वो तुमको लग रहा है, लेकिन देखोगे ना तो उसमें छोटे छोटे होते हैं कोलाइडल फॉर्म में, प्लाज्मा होते हैं। आप देखो बेटा, मैं क्वेश्चन कितने सारे, चलो सारे बच्चे रेडी हो जाओ, इधर देखो। स्लाइड खोला जा रहा है, कम से कम 10 क्वेश्चन है, तो लिखोगे या फिर इसी तरह? क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? सारे बच्चे से पार्टिसिपेट। अरे आंसर लिखा हुआ है। चलो इस पर डिस्कशन करते हैं। ये एयर क्या होता है, मैट। और क्या पेन क्या होता है, वाटर भी क्या होता है? ये आईआईटी क्यों लिख रखा है इन्होंने? 20 सेकेंड, आंसर बताओ, तुमने तो बता ही दिया था। ये बताओ, सेलेक्ट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। साउंड क्या होता है, नॉन मैटर। और हीट, ये देखो बहुत अच्छी चीज पता चली है। हीट जो है, अभी तक तुम मैटर के बारे में सोचते थे, लेकिन दिस इज द नॉन मैटर। तो क्या हो जाएगा, बुक इज द मैट। चलो ये भी हो गया। अब इसका आंसर बस बॉयज बताएंगे। बॉयज बेटा इधर देखो सब, गर्ल्स नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग पहले। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी स्पेसीज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। लाइट क्या होता है, मैटर है या नॉन मैटर है? फिर उसके बाद हीट, साउंड, एयर, वाटर, फिर वायर। एयर हो गया, देखो मैटर में कौन कौन सा, ये एयर हो गया, वाटर हो गया, वायर हो गया, और फोन। नॉन मैटर देखो, एनर्जी, मेमोरीज, लव, टाइम, ये सब क्या होते हैं, नॉन मैटर। बता दिया आप लोगों ने आंसर। नेक्स्ट गर्ल्स लोग बताएंगे, बॉयज नहीं बोलेंगे। मैच द फॉलोइंग कॉलम। ये बताओ, मैटर और नॉन मैटर। फोन क्या होता है, बुक क्या होता है, मेमोरीज क्या होता है, हीट। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्या है,
एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर का मतलब ओनली वन टाइप का कंपोजिशन जिसमें होता है। CO2 क्या है, टू टाइप का कंपोजिशन है, इसलिए प्योर सब्सटेंस नहीं है। Na ओनली वन टाइप ऑफ कंपोजिशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्योर सब। अब ये देखो H2, हाँ ये देखो CO2 एक गैस होता है, तो गैस एक ही होता है, इसलिए इसको हम लोग किसमें एक ही टाइप है, तो इसके क्या हो जाएंगे सारे। समझ में आया बेटा, बोलो। समझ में आ गया ना, CO2 एक गैस होता है तो उसको एक ही टाइप मिलेंगे, वन टाइप ऑफ। ये बताएंगे बॉयज। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगा ना, आंसर को क्यों देख रहा है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कौन कौन सा है बोलो। एयर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, टी हो गया, शुगर सोल्यूशन। प्योर सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, सोडियम, हीलियम, P4। तो देखो ये तीन हो गया और ये कितने हो गए चार, तो 4/3। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का कौन सा, मैगी क्या है, मिक्सचर है। ये क्या लिखा, ₹1। हाँ? अच्छा मतलब जो बताएगा उसको ₹1 मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये तो सारे क्या हो गए मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट का बताना है। P4 क्या है तुम्हारा, ये देखो ये भी कंपाउंड, CO2 क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ये मिक्सर हो गया, और ये H2। एलिमेंट P4 ये कई टाइप का कंपोजिशन है, इसलिए क्या हो जाएगा P4। नेक्स्ट, ये बताइए बेटा, कंपाउंड का एग्जाम्पल बताइए। H2O हो गया, CO2 हो गया, दो आएगा। एक क्या है लिखा, इसको पढ़ो। एक से ज्यादा डिफरेंट एटम, अच्छा मुझको लगा पैसे की बात कर रहा है। ये बताओ, सेलेक्ट होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब तो तुमको पता ही है, एयर क्या है होता है होमोजेनियस, शुगर सॉल्यूशन होमोजेनियस, और ये ऑयल इन वाटर हेट्रो। नेक्स्ट, ये बताओ, इसको लिखोगे क्या, नहीं लिखना है, चलो तो इसको बताओ जल्दी से। ये एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, अरे भाई अब बताओ। 6 मार्क्स का है। चलो एलिमेंट में क्या आ जाएगा बोलो, O2, मतलब ये वाला इधर आ गया। कंपाउंड में क्या आ जाएगा, H2O, ये इधर आ गया। मिक्सचर में एयर, और ये शुगर, ये इधर भी आ जाएगा। डन। नेक्स्ट, ये क्या है, एलिमेंट का वन टाइप ऑफ एटम, बोलो। ये तुम्हारा दो टाइप हो गया, ये मिक्सर हो गया, ये तो O2 इधर, ये तो उस पे आ गया। ये जो पढ़े हो ना आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, पता है आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटम। आइसोबार में, आइसोटोन्स में, फिर आइसोडायाफर, N- पे। चलो ये वाला देखते हैं, ऐसे ही बस साथ में कर लेते हैं जल्दी से। हाउ मेनी पेयर फॉलो आइसोटोपिक प्रॉपर्टी। तो आइसोटोपिक में बेटा कौन कौन सा, ये आइसोटोपिक होगा, एटॉमिक नंबर सेम, इधर इधर हो गया, ये आइसोटोपिक हो गया, ये भी आइसोटोपिक हो गया, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है। तो आइसोटोपिक में दो आ जाएंगे, कौन कौन सा बोलो, ये वाला आ जाएगा, और नहीं ये तो दो हो गया ना, ये कैसे हो जाए, ये वाला आएगा बस ना, लास्ट वाला भी आ जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी पेयर आर आइसोबार, आइसोबार में कितने हो जाएंगे बताइए। आइसोबार में मास नंबर सेम है, पहला और तीसरा, वेरी गुड। अब उसके बाद हाउ मेनी पेयर आर आइसोटोप एंड आइसो बार, दो दो ये तो।
ये क्या है? आइसोटोन। आइसोटोन्स के लिए आपको पता है क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये देख लो, ये हो जाएंगे। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पता है ये क्या होता है? सेम नंबर ऑफ। हाँ, ये सब आता है, स्किप कर देते हैं। आइसो स्टर वाला एक बार फिर से देख लेते हैं। आइसो स्टर की डेफिनेशन, दो कंडीशन होती है। फर्स्ट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम। तो देखते हैं, बोलो कार, यही दोनों चेक करते हैं। तो कार्बन में देखो, इसमें भी दो एटम है, इसमें भी दो एटम है। कंडीशन नंबर वन फुलफिल हो गई। कंडीशन नंबर टू, कार्बन में 6 + 8 और इधर 14। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ एटम, सेकंड इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोल रहा है? आइसोडायफर है। आइसोडायफर के लिए दो दो मैंने डेफिनेशन बताया था। फर्स्ट इज द N - P का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? से। सेकेंड इज द A - 2Z = से। तो चलो चेक करते हैं। तो बेटा देखो, अगर अपने को इसके लिए करना है, वर्बली कर लेते हैं। तो देखो, 20 - 2 इंटू, बोलो, Z 10, तो कितना हो जाएगा? अरे कितना? 10, हाँ ये 0 आ जाएगा। ये वाला बताओ, 20 - 2 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा? जी, ये भी, इसका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा? -20। ये आपस में आइसोडायफर नहीं होगा। आइसोडायफर में देखो कौन सा, ये वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला ना, ये कार्बन है। ये नन ऑफ दीज, इसमें कोई सा भी नहीं है। चलो हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं मेन मोल कॉन्सेप्ट। हेडिंग डालिए, आधे घंटे एकदम अच्छे से पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर का जो नाम है, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ये बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो ये चैप्टर जो मोल कॉन्सेप्ट है, ये टोटली मैथमेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको बस मैथ्स मिलने वाला है। इसमें बेटा आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे से क्लास को करना है। फिर क्लास में बेसिकली क्या होता है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मूला रिलेटेड होता है, उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर होता है, इसको फुल एनर्जी से मैं पढ़ाता हूँ। तो एकदम अच्छे से करना है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट। तो बेटा जो मोल होता है, ये बहुत कॉमन टर्म्स होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, यू माइट बी फेमिलियर विथ वेरी कॉमन टर्म्स इन केमिस्ट्री। मोल, मोल बेसिकली होता है क्या, आप लोगों को पता है? चलो ध्यान से सुनो पहले इसका अच्छे से। जैसे बचपन में आपने डजन सुना है? डजन, डजन। 1 डजन = 12 पार्टिकल्स। टन सुना है आपने? 1 टन क्या होता है? 1000 kg। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं 1 डजन = 20 पार्टिकल, पॉसिबल है? अगर मैं बोलूं 1 टन = 5000 kg, पॉसिबल है? बोलो। मतलब क्या है कि 1 डजन हमेशा कितने हो जाएंगे? 12। 1 टन हमेशा कितना होगा? 1000। उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। वैसे ही मोल भी होता है। बस रीजन क्या है कि ये डजन हो गया, टन हो गया, ये बचपन से सुनते आ रहे हो। मोल क्या है कि हम बचपन से सुनते नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे 1 डजन = 12, दैट इज द फिक्स। 1 टन कितना होता है? 1000, 1000 इज द फिक्स। वैसे ही 1 मोल = 6.023 इंटू 10⁻23। तो जैसे हम 1 डजन कुछ दूसरा नहीं कर सकते, 1 टन हम कोई दूसरा नहीं कर सकते, वैसे ही 1 मोल की वैल्यू भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली स्टार्टिंग में बच्चों को यही बोलता हूं कि मोल क्या होता है। तो मोल बेसिकली एक तरह का काउंटिंग यूनिट होता है। एकदम अच्छे से लिखो। तो सबसे पहले मोल, हेडिंग डालो मोल। इट इज ए टाइप ऑफ काउंटिंग यूनिट। इट इज ए, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इट इज ए टाइप ऑफ काउंटिंग यूनिट। टाइप ऑफ काउंटिंग यूनिट।
काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? काउंटिंग यूनिट का मतलब होता है एनीथिंग विच रिप्रेजेंट्स नंबर, मतलब कुछ भी जो नंबर रिप्रेजेंट करे। एनीथिंग विच रिप्रेजेंट्स, एनीथिंग विच रिप्रेजेंट्स नंबर। ये मेडिकल वालों के लिए बहुत टफ चैप्टर है क्योंकि इसमें टोटली मैथ्स होता है, इसलिए बहुत अच्छे से बस सारी चीजें सुनते रहो, आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैं चैप्टर करा दूंगा। हर पार्ट पे क्वेश्चन कर लेंगे, अपने आप क्लियर हो जाए। तो अभी मैंने बस यही बोला कि जो मोल होता है ये एक तरह का काउंटिंग यूनिट होता है। काउंटिंग यूनिट का मतलब एक तरह का नंबर होता है। अब उसके बाद जैसे आपने सुना है 1 डजन, 1 डजन सब कुछ लिखना है जो भी यहां पे लिखूंगा। 1 डजन दैट इज द 12 पार्टिकल। फिर उसी तरह 1 टन इक्वल टू क्या होता है? 1000 kg। अब सिमिलर उसी तरह मोल भी होता है। 1 मोल, जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, 1 टन इक्वल टू 1000 होता है, वैसे ही 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻²3। किसी किसी बुक में बेटा ये 6.022 भी होता है, उससे कोई फर्क नहीं होता, तो वो भी लिख लेते हैं। किसी किसी बुक में 6.022 इंटू 10⁻²3। बात एक ही है। मतलब क्या है, अभी आपको बस यही पता चला कि जो मोल होता है एक तरह का नंबर होता है, वो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻²3। अब मैंने बोला कि जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 फिक्स है, 1 टन इक्वल टू 1000 फिक्स है, उसी तरह ये भी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। तो इसके बारे में मैं क्या क्या लिख सकता हूं? ये नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स में जैसे पहला चैप्टर आपने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा? चलो तो एक बात बताओ कि ये जो नंबर है ये डायमेंशन लेस है या डायमेंशन फॉर्मूला इसका बनेगा? क्यों? रीजन? क्योंकि कभी भी किसी नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, वो टर्म्स का होता है, फॉर्मूले का होता है। क्लियर है? इसलिए इसको सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दिस इज द डायमेंशन लेस। ये जो नंबर होता है ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ये नंबर जो होता है ये होता है डायमेंशन लेस। तो अभी दो चीजें पता चली है। मोल एक तरह का नंबर होता है, वो नंबर इज द 6.023 इंटू 10⁻²3। और वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, डायमेंशन लेस होता है। जैसे 1 डजन को हम चेंज नहीं कर सकते, 1 टन को नहीं, वैसे ही 1 मोल की वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब 1 मोल हमेशा जो होता है 6.023 इंटू 10⁻²3 के बराबर होगा। अब बेटा देखो मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखने वाला हूं, लिख लिया? एकदम अच्छे से ये देखो, चैप्टर फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। बस आप क्लास को प्रॉपर तरीके से सुनते रहो, अपने आप आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप होता रहेगा। तभी मैंने बस क्या बोला है, मोल एक तरह का नंबर होता है, वो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻²3। अब देखो बेटा मैं एक नई चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूं। यहाँ पे एक टर्म्स लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 मोल किसके बराबर होता है? बोलो 6.023 इंटू इक्वल टू Na। Na एक नया टर्म्स मिल गया, इसको हम लोग बोलते हैं, बोलो कोई बता सकता है? अवोगाड्रोज लॉ, अवोगाड्रो कांस्टेंट। मतलब यहां से एक और चीज पता चल गई, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻²3 इक्वल टू Na। मतलब मोल एंड Na इज द सेम। देखो इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, मतलब मोल एंड Na जो होता है सेम होता है। मतलब 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एंड 1 Na इक्वल टू भी क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर या फिर अवोगाड्रो कांस्टेंट। इसको अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं या तो अवोगाड्रो कांस्टेंट। चलो ठीक है। अब बेटा देखो मैं यहां पे कुछ टर्म्स लिख रहा हूं,
इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास क्या है, 1 मोल एटम है, मेरे पास 1 मोल एटम है, और आपके पास क्या है, 1 Na एटम है। क्या हम दोनों इक्वल है, बताओ क्यों? क्योंकि मोल एंड Na इज द सेम। अगर मैं बोलूं मेरे पास क्या है, 1 मोल आयन है, और आपके पास क्या है, 1 Na आयन है, क्या हम दोनों इक्वल है? बोलो, इक्वल है कि नहीं? बेटा इक्वल है, क्यों? क्योंकि मोल एंड Na इज द सेम, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, सारे केसेस में मोल एंड Na इज द सेम। तो 1 मोल एटम हो गया, 1 मोल आयन हो गया, 1 मोल अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, और मेरे पास क्या है, 1 Na मॉलिक्यूल है, क्या हम दोनों इक्वल है? मतलब क्या है कि चाहे आपके पास एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, सारे केसेस में मोल एंड Na इज द सेम। क्लियर है बच्चे? अब देखो, जैसा मैंने बोला था, हर पार्ट पे हम अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो अभी हमने जितने भी टर्म्स पढ़े हैं, 2-3 टर्म्स पढ़े हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया इसको? आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी वाली है। अभी बोर्ड देना है तो लोग। एक क्वेश्चन लिखिए, जिसका हो गया है वो क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट पेज पे चलें। फाइंड नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ एटम, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 2 मोल कार्बन एटम, 2 मोल कार्बन एटम, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 2 मोल कार्बन। चलो पहला क्वेश्चन है, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। तो बेटा अब ये क्या बोल रहा है, जितना पढ़ा है बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। तो 2 मोल कार्बन एटम, 2 मोल कार्बन एटम, तो 2 मोल कार्बन एटम को मैं क्या लिख सकता हूं, तो Na कार्बन एटम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो क्यों? क्योंकि मोल एंड Na इज द सेम। अब 2 मोल कार्बन एटम मतलब 2 Na कार्बन, 2 Na का मतलब 2 इंटू Na इज द 6.023 इंटू, तो इसको सॉल्व करोगे तो 12.046 इंटू 10⁻23 एटम। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रहा है कि 2 मोल कार्बन एटम में कितने मतलब नंबर ऑफ एटम, 2 मोल कार्बन एटम में कितने एटम होंगे? 2 मोल कार्बन एटम मतलब 2 Na कार्बन एटम, दिस इज वैल्यू, लिख लो इसको। हो गया बेटा? नेक्स्ट इज द, देखो अभी हमने मोल देख लिया। मोल क्या है, कोई पूछेगा मोल क्या है तो बोलोगे क्या, इट इज ए काउंटिंग यूनिट। 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज द नंबर ऑफ मोल। अभी हमने मोल देखा, अब देखने वाले नंबर ऑफ मोल। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे भी स्मॉल एन आ जाएगा वो नंबर ऑफ मोल होगा। तो बेटा नंबर ऑफ मोल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल यू कैन फाइंड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द नंबर। अगर नंबर ऑफ मोल में
तीन केस होते हैं, थ्री केसेस होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट थ्री केसेस यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम लोग थ्री पार्ट में पढ़ते हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री। अब ये तीनों केसेस में तीन तीन फॉर्मूले मिलते हैं, दो दो फॉर्मूले मिलेंगे, उसी की हेल्प से कोई सा भी क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स रिलेटेड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स में थ्री केसेस होते हैं। तो केस नंबर वन, केस ए जिसको बोल सकते हैं, केस केस ए जब होता है कि आपके क्वेश्चन में अगर मास दिया रहेगा, व्हेन मास इज गिवन, जब आपके क्वेश्चन में मास दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल मतलब स्मॉल एन की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे वो सीखने वाले हो। स्मॉल एन इज द, बोलो ये देखो मैथमेटिकल है, यहां से फॉर्मूले बनना स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास पहली बार सुन रहे हो आप लोग? चलो मैं सिखा देता हूं यहीं पे सारी चीजें। तो पहला आपको केस ए में अगर आपके क्वेश्चन में मास दिया रहेगा, ठीक है, तो आप कैसे नंबर ऑफ मोल फाइंड करोगे, जितना मास दिया रहेगा डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो एन इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये पहला फॉर्मूला मिला है केस नंबर वन। देखो गिवन मास है तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे, गिवन मास को हम लोग क्या डब्लू लिख देते हैं, मास का मतलब वेट। मोलर मास को हम लोग कैपिटल एम लिख देते हैं। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन इक्वल टू डब्लू बाई कैपिटल एम। बोलो बेटा बात एक ही है। तो दिस इज द वेट या मास एंड दिस इज द मोलर मास। ये पहला ही फॉर्मूला को मैंने अलग अलग तरीके से लिख दिया। ये तो सारे टर्म्स लिख दिए, ये नोटेशन के हिसाब से लिखा। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास मतलब वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। इसमें देखो बेटा आपको गिवन मास तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मोलर मास आपको सीखना है। तो मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। मोलर मास यहां पे लिख ही लो, मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है द सम ऑफ मास नंबर, द सम ऑफ मास नंबर। मतलब दो टर्म्स होते हैं, एक मास नंबर होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। तो मास नंबर का सम करोगे तो वो तुमको मोलर मास मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने को क्या करना है कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है, एटॉमिक नंबर 20। तो इसके लिए मोलर मास कितना हो जाएगा, 40। मोलर मास मतलब कैपिटल एम इक्वल टू कितना हो गया, 40। अब मैं बोल रहा हूं कि अपने पास CaSO4 है, CaCO3 है। तो Ca का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 48 प्लस 12 और ये टोटल कितने हो जाएंगे, इसका मोलर मास 100, 100 ग्राम। तो ये सब क्या है, उसके मोलर मास है। द मास, द सम ऑफ मास नंबर, द सम ऑफ मास नंबर, मास मतलब ऊपर वाला को सम करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मोलर मास। हाँ बेटा, हाँ तो वही तो कितना हो जाएगा, 48 प्लस 12 प्लस 40, तो कितने हो जाएंगे, 100 होंगे। तो वो हमने टोटल सम कर दिया मास नंबर। बोलो बेटा, तो मोलर मास किसी का भी फाइंड करना सीख गए। क्या करना है बोलो, मास नंबर को सम कर देना है ऊपर वाले को, ठीक है। तो दिस इज द मोलर मास। अब इस फॉर्मूले में गिवन मास आपको दिया रहेगा डिवाइडेड बाई मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेगा, ऐसे ही ओरली देख लेते, वो बोलेगा कि 2 ग्राम कार्बन है, इसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 2 ग्राम कार्बन है, तुम नंबर ऑफ मोल बताओ। तो मास कितना दिया हुआ है, 2 डिवाइडेड बाई कार्बन है, कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12। तो 2/12 तो 1/6। तो वो अभी क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, फिर हम अच्छे से नोटबुक लिखते चलो जैसे जैसे। पहला अभी सारी बातें फर्स्ट फॉर्मूला के लिए चल रहा है कि अगर क्वेश्चन में मास दिया रहेगा, व्हेन मास इज गिवन, जैसे हमने बोला 2 ग्राम कार्बन है तो उसमें मास दिया हुआ है, तो ये वाले फॉर्मूले से आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हेन मास इज गिवन तो एन इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये पहला फॉर्मूला मिला है। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर है बच्चे? चलो अब इस पे देखो बेटा,
तो आपको भी सारी बातें पहला चल रहा है, केस नंबर ए होता है व्हेन मास इज गिवन। तो पहला फॉर्मूला यही मिला था, एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। सारे टर्म्स पता है? बोलो। डब्ल्यू क्या होता है, जल्दी से बोल दो, वेट या फिर मास। ये क्या होता है, कैपिटल एम, मोलर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर आपको यहां से वेट पूछेगा, डब्ल्यू पूछेगा, तो इसी फॉर्मूले से नहीं हो जाएगा, एन इंटू कैपिटल? नहीं हो जाएगा, बोलो। अगर वेट पूछेगा तो क्या फाइंड करोगे, मोल इंटू मोलर मास। तो यहाँ पे सारे टर्म्स एक बार फिर से लिख लो, क्योंकि बच्चों को बहुत, ये स्मॉल एन क्या है, तुम लोग बोलो तो, मोल, नंबर ऑफ मोल। ये क्या है, डब्ल्यू क्या है, वेट या फिर मास। वेरी गुड, ये नोटेशन टर्म्स आपको याद होना चाहिए। और ये कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। अब इसी फॉर्मूले को मैंने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया। अगर मास पूछेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम। तो ये तो तुम्हारा हो गया मास, और ये क्या हो गया, मोलर मास, मोलर मास। और ये स्मॉल एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। मतलब क्या है बेटा, कि पहला जो केस है उसमें दो फॉर्मूले मिल गए, पहला फॉर्मूला ये मिला, दूसरा फॉर्मूला, बस ये दो ही फॉर्मूले आपको याद करने। अभी सारी बातें पहले के लिए। हाँ बेटा, नहीं लिखे हो स्लाइड? सब कुछ लिखना है, जो भी बोर्ड पे लिखा जाए सब लिखना है। जो डाउट होगा ऑन द स्पॉट पूछना है कि सर ये क्या लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं। क्योंकि मैं हर पार्ट पे, अभी तुमको ये देखो, ये इस पे मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर पार्ट पे क्वेश्चन करेंगे। ये वाला मोलर मास, मोलर मास देखो बेटा, इनको नहीं समझ में आया। मोलर मास का मतलब होता है किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में पूछेगा। तो अगर एक एटम रहेगा तो उसका जो मास नंबर रहेगा वही उसका मोलर मास हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा एटम रहेगा तो उसको सम कर देना, मास नंबर का सम। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, तो कार्बन में मोलर मास कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि एक ही एटम है। अगर वो बोल दिया कि CO2 में मोलर मास बताओ, तो तुम बताओ CO2 में मोलर मास कितने हो जाएंगे, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 प्लस 16 32, 32 12 कितने, 44, 44। बोलो, नहीं आया समझ में? मतलब ऊपर वाले को सम कर दो, तो दिस इज मोलर मास, 32 12 44। हो गया? तो अभी देखो सारी बातें किसके लिए चल रही है, जब आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मास। तो मास दिया रहेगा तो एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। डब्ल्यू इज द गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर। अब इसी से एक और फॉर्मूला मिला, डब्ल्यू अगर पूछेगा तो स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम। समझ में आ गया? अब देखो बेटा, इस पे एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही दो फॉर्मूला है केस नंबर 1 में। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। वो बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ मोल। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा केस होगा, कौन सा केस। पहला पार्ट इसमें पूछ रहा है कि आपके पास 2 ग्राम H2O दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, 4 ग्राम NH3 दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, 1 ग्राम CO2 दिया हुआ है। ये सारे केसेस में आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल के लिए एक ही फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, हो जाएगा बेटा। चलो एक बार ट्राई करो, फिर इसको बाद डिस्कस करते। कैलकुलेशन वाला रब पे करना, ठीक है, नहीं तो तुम लोग गलत कर दोगे। फाइंड नंबर ऑफ मोल, ये 3 क्वेश्चन है। 2 ग्राम H2O है, 4 ग्राम NH3 है, 1 ग्राम CO2 है। सब में नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। वेरी गुड। तो देखो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या होता है, बोलो पहले एक बार मेरे साथ, चलो सारे बच्चे लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो। नंबर ऑफ मोल में एक ही फॉर्मूला बताया गया, एन इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये देखो मास कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम। तो एन इक्वल टू गिवन मास मतलब 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास H2O, 2 + 16, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो ये कितना, 1/9 ग्राम। नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है ना, तो 1/9 मोल लिख लो। क्या लिखोगे बेटा, 1/9 मोल।
मोल। बोलो पहला पॉइंट किसका किसका सही है? एकदम अच्छे से सीखना है, ये अभी बेसिक चीजें चल रही है। अब उसके बाद ये वाला बताओ, इसमें भी क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। कितना, किसका मास दिया हुआ है? NH3 का। तो N इक्वल टू गिवन मास मतलब 4 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 3, तो कितने हो जाएंगे? 70। तो कितने हो जाएंगे? 4/17 मोल। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? डन। ये भी सबका सही होगा। अब उसके बाद ये भी देखो, 1 ग्राम CO2 है, तो स्मॉल n मतलब गिवन मास, गिवन मास कितना है बताओ? 1। मोलर मास 44 होगा ना, कार्बन का 12 और इसका 44। कैसे हुआ 44? कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, 16 × 2। अबे, चल लिख ले, 16 × 2, तो 32 प्लस 12, तो कितने हो जाएंगे? 44। बोलो बेटा, पहली पॉसिबिलिटी देखो, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। एन इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब उसके बाद देखो, इस पे भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखो? फाइंड मास ऑफ गिवन सबस्टेंस। इसको समझ में आ गया नहीं है तीनों क्वेश्चन? आप लोग बताओ, फिर से बता दूं? चलो ठीक है। इस पे चलो देखो बेटा, ये देखो, जहां पे डाउट होगा, क्योंकि अभी क्या हम लोग बेस क्लियर कर रहे हैं। अगर तुम्हारा ये छोटी छोटी चीजें अभी टूल्स बना रहे हो, ये सारा टूल्स आगे चल के बहुत एक साथ यूज होगा, तो अभी से सारी चीजें सीखते चलोगे तो मोल में दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी मैंने क्या सिखाया है आपको? नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल में क्या होता है? 3 केसेस होते हैं। केस ए, अगर आपके क्वेश्चन में मास दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है? तो वही सारी बातें चल रही है। तो मास दिया रहेगा तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, यही एक फॉर्मूला मिला है। तो गिवन मास, जैसे ये मैंने बोला कि फाइंड नंबर ऑफ मोल, तो इसमें 2 ग्राम H2O है, तो ये मास दिया हुआ है, तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो कितना मास दिया हुआ है? 2 ग्राम। 2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2O। H2O देखो, एक हाइड्रोजन का 1 मोलर मास होता है, तो 2 के लिए 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 60, तो इसके लिए 18 आ गया। तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो इतने मोल आ गए। बोलो, पहला समझ में आ गया? अब दूसरे के लिए क्या है? 4 ग्राम NH3 है। अब उसके बाद गिवन मास कितना है? 4 है। NH3 का मोलर मास देखो, नाइट्रोजन के लिए 14 होगा, प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो देयर आर 3 हाइड्रोजन, तो 3 के लिए 3 हो जाएगा। तो कितना? 14 प्लस 3 मतलब 17। तो गिवन मास कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 70, तो इतने मोल आ गए। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 1 ग्राम CO2 है, इसमें भी मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल के लिए अभी तक एक ही फॉर्मूला बताया गया, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई CO2 का मोलर मास, कार्बन का 12 होता है मास नंबर, ऑक्सीजन का 60, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 32 प्लस 12, तो दिस इज द 44 ग्राम। क्लियर है बच्चा? चलो, अब बेटा देखो, इसमें इसी फॉर्मूले को वो दूसरे तरीके से पूछ लेगा। अब वो क्या पूछेगा? मास। तो मास पूछेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? मोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे करते हैं, हर पार्ट पे क्वेश्चन करेंगे। फाइंड मास या फिर वेट, कुछ भी लिख सकते हैं। फाइंड मास और वेट ऑफ गिवन सबस्टेंस। पहला पार्ट है 4 मोल NH3 है, दूसरा है 2 मोल H2O है, तीसरा है 1 मोल CO2 है। चलो बेटा, ये क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद चलो बोर्ड पे देखते हैं। तो बेटा अब क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। तो फॉर्मूला आपको पता है, N इक्वल टू W/M होता था, ये पहला फॉर्मूला था। अगर आपको यहां से W फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल n इंटू कैपिटल F। तो पहले के लिए देखते हैं। तो यहां पे देखो, वेट कितना हो जाएगा फर्स्ट के लिए? स्मॉल मोल कितना है? मोल दिया हुआ है, कितना मोल दिया हुआ? 4।
इनटू मोलर मास NH3 का 14 प्लस 3 17, तो कितना हो जाएगा 70, तो कितना हो जाएगा 68। अब मास पूछ रहा है मतलब ग्राम, 68 ग्राम। बोलो समझ में आया कि नहीं पहला क्वेश्चन। अब वही सेम चीजें दूसरे के लिए खुद से करो, तीसरे के लिए खुद से करो। ये देखो सेकेंड वाले के लिए, तो W मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मतलब 2 इंटू 18, कितने आ जाएंगे ग्राम। अब वही सेम चीजें इसके लिए करते हैं, तो W इक्वल टू 1 इंटू 44, ये कितने आ जाएंगे 44 ग्राम। नहीं आया समझ में? आ गया। ये छोटे छोटे टूल्स है, अभी सारी चीजें किससे केस नंबर ए वाला चल रहा है। हर केस पे दो दो फॉर्मूले मिलेंगे, उस पे सब पे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करो तो। फाइंड मोल, फर्स्ट पार्ट 4 ग्राम CaCO3, सेकेंड 2 ग्राम HNO3, थर्ड 4 ग्राम H2SO4। बताओ या खुद से करोगे? मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं पता होगा मेरे से पूछ लेना। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, खुद से करोगे तो ज्यादा सीखोगे। 40 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 14 16, ये एक एक का लिख रहा हूं। ये 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। नहीं हो रहा है उधर? हो रहा है बेटा? सबके लिए मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाँ। हाँ बेटा। हाँ। हाँ एन, नंबर ऑफ मोल का मतलब स्मॉल एन। मास पूछेगा तो डब्लू। हो गया बेटा? चलिए इधर देखिए बेटा, कितने लोगों का हो गया। तो वही सेम चीज है, मोल पूछ रहा है मतलब स्मॉल एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्मॉल एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास कितना है बोलते रहो 4, डिवाइडेड बाई मोलर मास। 100 आएगा, कैसे आएगा बहुत ध्यान से देखो, 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 48, 48 प्लस 12 प्लस 40, टोटल कितने हो 100। तो दिस इज द 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/25। वेरी गुड। यूनिट क्या होगा इसका, मोल। बोलो पहला पार्ट कितने लोगों का सही है। अब उसी तरह इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल मतलब स्मॉल एन इक्वल टू गिवन मास कितना है 2, डिवाइडेड बाई मोलर मास HNO3 का। इधर देखो, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 32 48। अब इसको सम करो, 8 4 12, 12 1 13, 3 हो गया, 4 1 5 6, 63 आ रहा है क्या? ये इतने मोल। बोलो दूसरा भी सही होगा सबका। अब इधर आ जाते हैं थर्ड वाले पे, H2SO4 है, तो N इक्वल टू गिवन मास मतलब 4 डिवाइडेड बाई, देखो मोलर मास इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर 32, 32 प्लस 16 32 16 48 64, 64 कितने आ जाएंगे, 4 2 6 तो 98। तो बाई 40 मोल। नहीं आया समझ में? जहां डाउट है पूछिए बेटा। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। अरे पूछ, शर्माना नहीं है।
ठीक है, चलो ठीक है। तो ये बेटा देखो हम छोटे छोटे टूल्स कर रहे हैं, ये सारे टूल्स आगे चल के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ोगे तो उसमें यूज होगा। अभी हमने केस नंबर 1 पढ़ा है, देयर आर 3 केसेस। केस नंबर 1, जब आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मास। तो अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब किसके लिए था, जब मास दिया। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन फॉर गैसियस। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं।